स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हेसेस लॉ। राइट, हेसेस लॉ को समझने से पहले कि व्हाट इज़ हेसेस लॉ, लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होनी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के दो वेज हैं। दो वेज किस तरह से हैं कि एक तो है वे कि एक रिएक्शन हो और वो सिंगल स्टेप में हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स carbon plus oxygen and there is formation of carbon dioxide. This reaction is taking place in a single step और इस केस में जो एंथैल्पी चेंज है, और यू कैन से when the formation of carbon dioxide takes place in a single step like this, 393.5 kilojoule of heat is evolved. राइट, एक वे तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे लेकिन दो स्टेप्स में बनाएंगे। ठीक है, और वो स्टेप्स क्या हैं कि पहले कार्बन हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, पहले स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इस केस में भी एंथैल्पी चेंज जो होगा दैट इज हीट इज रिलीज्ड, और वो रिलीज होगी 110.5 किलोजूल पर मोल की। फिर दूसरा स्टेप होगा इसका, वो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो इस स्टेप में बनी वो फर्दर हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और फिर बने कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हो दोनों में ही देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ वो सिंगल स्टेप में हो रही है रिएक्शन और यहाँ ये दो स्टेप्स में हो रही है। पहले स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और फिर दूसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी रिलीज्ड इज जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज -283.0 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाफ ऑक्सीजन जुड़ के एक ऑक्सीजन बन जाएगी। तो आपके पास बन गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कैंसिल हो गया, और क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, सिंगल स्टेप में हो रही है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बन रहा है, दो स्टेप में हो रही है तो भी फाइनल क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड। बस फर्क क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ रिएक्शन सिंगल स्टेप में थी तो एक ही स्टेप में आपके पास एंथैल्पी चेंज हो गया, लेकिन क्योंकि यहाँ दो स्टेप्स में थी तो पहले स्टेप में ये एंथैल्पी चेंज है, दूसरे स्टेप में ये एंथैल्पी चेंज है, तो नेट रिएक्शन क्या होगी जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो वो भी कितने आएगा। दोनों को प्लस करने के बाद क्या आया -393.5 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, यहाँ से ये पता लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के ड्यूरिंग क्या हुआ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सेम वेदर द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और इट इज टेकिंग प्लेस इन टू स्टेप्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, हीट इवॉल्व्ड दोनों में सेम हो रहा है, 393.5 का इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यहाँ रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, यहाँ रिएक्शन दो स्टेप्स में हो रही है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप और द रिएक्शन टेक प्लेस इन टू स्टेप्स। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ से डायग्रामेटिकली दिखा सकते हो। आपके हैं रिएक्टेंट कार्बन और ऑक्सीजन, एक तो है कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करे और क्या बन जाए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हुई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल स्टेप। एक है दूसरा स्टेप्स, मतलब दूसरा वे, वो दूसरा वे क्या है कि दो स्टेप्स में हो रही है रिएक्शन। एक स्टेप में पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। ठीक है, तो ये हुआ सिंगल स्टेप, ये हुए दो स्टेप। जो एंथैल्पी चेंज था वो दोनों में बराबर था, दैट इज 393.5। अगर इसमें रिलीज हुई तो यहाँ भी कितनी रिलीज हुई 393.5 किलोजूल पर मोल, और यही होता है हेसेस लॉ। और हेसेस लॉ क्या बोलता है कि एंथैल्पी चेंज, और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज दैट मीन्स हीट इवॉल्व्ड और रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। एंथैल्पी चेंज for a reaction is same whether the reaction take place in one step or in number of steps। ठीक है, और यही है हेसेस लॉ कि जो एंथैल्पी चेंज होता है किसी भी रिएक्शन के लिए
वो सेम होता है, चाहे रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो, चाहे रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो, या 3 में हो, या सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज हेसेस लॉ। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज हेसेस लॉ? द टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज मीन्स हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड फॉर ए केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन अकर्स इन सिंगल स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज को आप क्या बोल सकते हो? एंथैल्पी चेंज। और ये आपको ये दिखा रहा है कि जो एंथैल्पी चेंज होता है वो डिपेंड करता है एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नॉट ऑन द पाथ और द मेथड। ठीक है, तो आपने खुद देख लिया यहाँ पे मेथड आपके ये 2 डिफरेंट मेथड थे। एक मेथड था कि आपने डायरेक्ट रिएक्ट किया, दूसरे मेथड में आपने 2 स्टेप्स में की। ठीक है, मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ा, पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आपने देखे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। ठीक है, ये है हेसेस लॉ कि जो एंथैल्पी चेंज होता है वो सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पीज पे डिपेंड करता है, मेथड पे या पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और इसका प्रूफ क्या है कि जो थर्मोडायनेमिक बेसिस है हेसेस लॉ का स्टूडेंट्स, वो इस बेस पे है जो आपको पता है कि एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन होता है, तो वही यहाँ पे हो रहा है कि एंथैल्पी चेंज इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही है। इनिशियल स्टेट मीन्स रिएक्टेंट, फाइनल स्टेट मीन्स प्रोडक्ट, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ और द मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, हेसेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको पूछा जा सकता है हेसेस लॉ फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है विच इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसका प्रूफ क्या है आपके पास, इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है कि क्योंकि हम एंथैल्पी को स्टेट फंक्शन मानते हैं, तो हेसेस लॉ भी यही बोल रहा है कि जो एंथैल्पी चेंज होता है वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। रिएक्शन चाहे 1 स्टेप में हो चाहे 2 स्टेप में हो, आप देखोगे सिर्फ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और वो सेम आएगा। ठीक है, अब जैसे कैसे है फर्स्ट लॉ, कैसे बेस्ड है फर्स्ट लॉ पे? ये सपोज करो आप क्या बोल रहे हो कि ए आपके रिएक्टेंट हैं, बी आपके प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट्स 2 तरीके हैं, एक तो है कि आप डायरेक्टली ए को बी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, उसको मैंने पाथ 1 बोला, जैसे आपने उधर किया था कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाथ 1। एक तरीका मेरा ये है कि पहले मैं C बना लूँ, ठीक है, A से C बना लूँ और फिर B बनाऊँ। ठीक है, तो मतलब बोलने का क्या है, रिएक्टेंट A और B हैं। एक तरीका है कि A से डायरेक्ट B कन्वर्ट हो जाए, दूसरा तरीका है कि पहले एक इंटरमीडिएट बना ले विच इज़ C और फिर वो B बनाए। ठीक है, तो जब A B में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है उसको मैं पाथ 1 बोल रही हूँ, और मैं ये बोलती हूँ कि सपोज जब A B में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है तो हीट इवॉल्व्ड इज क्यू, जूल। ठीक है, और दूसरा है कि जब A B में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू C, ठीक है, थ्रू C, तो क्या है कि जब A C में गया तो हीट इवॉल्व्ड Q1 है, C जब B में गया तो हीट इवॉल्व्ड Q2 है। तो इस पाथ के लिए टोटल हीट इवॉल्व्ड क्या हुई स्टूडेंट्स? इस पाथ के लिए टोटल हीट इवॉल्व्ड हुई Q1 प्लस Q2, जिसको मैंने क्या ले लिया, Q डैश। तो आपने बोला कि जब A B में कन्वर्ट हो रहा है बाय पाथ 1, हीट इवॉल्व्ड इज Q। जब A में B में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू C, जिसको आपने पाथ 2 बोला, तो हीट इवॉल्व्ड इज Q डैश। और हेसेस लॉ क्या बोलता है कि चाहे पाथ 1 है चाहे पाथ 2 है, Q विल बी इक्वल टू Q डैश, की जो हीट चेंज होगा वो सेम रहेगा, रिएक्शन चाहे 1 स्टेप में है चाहे 2 स्टेप्स में है। ठीक है, Q विल बी इक्वल टू Q डैश। ठीक है, सपोज करते हैं हम कि ऐसा नहीं है, Q डैश जो है Q से बड़ा है। अगर हम ऐसा मान के चलते हैं, वैसे होना तो यही चाहिए कि Q डैश के इक्वल होगा, क्योंकि हेसेस लॉ ने भी यही बोला। लेकिन सपोज अगर आप मानते हो कि Q डैश Q के बराबर नहीं है, Q डैश Q से बड़ा है, मतलब जो हीट इवॉल्व पाथ 2 में हो रही है वो ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू इन पाथ 1। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब Q डैश Q से बड़ा होगा तो ऑब्वियस है Q डैश माइनस Q, जितना वो बड़ा है उतनी हीट क्या हो जाएगी, जनरेट। एंड यू विल से दिस इज अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहाँ से क्रिएट हुई है एनर्जी? इसका मतलब
Q इज इक्वल टू Q डैश, Q डैश इज इक्वल टू Q, चाहे रिएक्शन पाथ 1 से हुई चाहे पाथ 2 से हुई, हमने सिर्फ रिएक्टेंट देखे और प्रोडक्ट देखे, हमने सिर्फ इनिशियल स्टेट देखी, फाइनल स्टेट देखी, यहाँ भी उतनी ही हीट इवॉल्व हुई जितनी यहाँ हुई। ठीक है, तो ये है हेसेस लॉ, जिसका बेस था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज इज ए स्टेट फंक्शन। तो आपने इसको जस्टिफाई कर दिया हेसेस लॉ को कि Q डैश विल बी इक्वल टू Q, क्योंकि अगर Q डैश Q के इक्वल नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट इज फर्स्ट लॉ वायलेट हो जाएगा, और फर्स्ट लॉ को हम वायलेट नहीं कर सकते, तो हमने ये बोला कि Q डैश विल बी इक्वल टू Q। स्टूडेंट्स, अब इसकी जो नेक्स्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज हेसेस लॉ। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से कर लेना, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। उसका इसका जो मेन है वो आते हैं न्यूमेरिकल्स इसके। एक आ जाएगा आपको कि डिस्क्राइब हेसेस लॉ, ठीक है, विद एग्जाम्पल, राइट। फिर मेन आएगा इसमें, साथ में एक न्यूमेरिकल दे देंगे आपको। तो इसकी जो एप्लीकेशंस है हेसेस लॉ के स्टूडेंट्स, वो हम करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। तो पहली एप्लीकेशन है कि अगर आपको हेसेस लॉ की नॉलेज है तो आप डिटर्मिन कर सकते हो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो अगर स्टैंडर्ड वर्ड लग जाता है आगे तो आपको पता है दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो वो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो अब आपने निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो मैंने एक न्यूमेरिकल दिखाया है आपको इधर। ठीक है, अब आपको मैं करने को भी दूंगी, पहले आप इस न्यूमेरिकल को देखो। आपको बोला गया है आपने निकालनी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये आपको दिया है, आपको दी है ये रिएक्शन दी है आपको, और आपको दिया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला काम है आपका इसमें कि आपको जो दिया है उनको लिखो इक्वेशन की फॉर्म में। आपको दिया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बताया है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि कितना एंथैल्पी चेंज होता है जब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बन रहा है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो मैंने इधर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस। दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस। स्टेट्स भी लिखनी पड़ती है इसमें। ठीक है, तो ध्यान से करना है आपने। और आपने ये बोला कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बना तो -393.7 किलो जूल हीट इज इवॉल्व। ये यू विल से 393.7 किलो जूल हीट इज इवॉल्व। ठीक है, उसी तरह से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर की दी है। वाटर का फॉर्मेशन क्या हुई, वाटर का जब 1 मोल बन रहा है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन आपको पता है यहाँ एक ही ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑब्वियस है यहाँ मैंने H2 लिखा, लेकिन यहाँ मेरे को ऑक्सीजन का हाफ करना पड़ेगा, वो बैलेंसिंग आपको पता है। ठीक है, और जब वाटर बना तो एंथैल्पी चेंजेस -241.8 किलो जूल। ये आपको दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। अब ये तीसरी इक्वेशन भी आपको दी थी, ये मैंने एज सच उतार ली। मैंने सिर्फ इसको क्या किया, सॉरी दिस इज C+C। ठीक है, तो आपने इसको सिर्फ उतारा C2H4, पूरी इक्वेशन को आपने एज सच उतारा। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस आपको गिवन इक्वेशन। अब चौथा काम होगा स्टूडेंट्स मेरा, मुझे लिखना है रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो मुझे चाहिए उसको भी मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, जो दिया था उनको भी इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, और जो मेरे को चाहिए वो भी इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। मुझे चाहिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन। सबको पता है एथिलीन इज C2H4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन का मतलब हुआ कि 1 मोल एथिलीन का बनता है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। ऑब्वियस है कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन बैलेंसिंग आप कर सकते हो। दिस इज 2 कार्बन, दिस इज 4 हाइड्रोजन। ठीक है, ये बन गया C2H4। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मुझे निकालना है, मैंने यहाँ स्टैंडर्ड निकाल दिया। ठीक है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ये मेरी गिवन इक्वेशंस है, ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को इन इक्वेशन से कंपेयर करूँगी। तो आपके सामने है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगी, इस पूरी इक्वेशन को, कार्बन पहली इक्वेशन को भी और दूसरी इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, पूरा आगे तक डेल्टा H तक, इस तरह से इसको भी। ठीक है, और दोनों को फिर ऐड करूँगी स्टूडेंट्स। तो आपके सामने है, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों को ऐड किया स्टूडेंट्स। तो जब मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास ये आ गई इक्वेशन। स्टेट्स आपने लिख लेनी है खुद, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है,
ये लिक्विड है, ठीक है। पानी गैस फॉर्म में आ रहा है, गैस फॉर्म में आ रहा है, तो गैस में लिखना है आपने, ठीक है। और डेल्टा एच इन दोनों को प्लस करके माइनस में आएगा, होंगे ये ऐड, इतना आ गया आपका डेल्टा एच। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। आपने दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इन दोनों को देखो आप, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करती हूँ स्टूडेंट्स, तो सॉरी इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ठीक है, थर्ड इक्वेशन एंड फिफ्थ इक्वेशन को अगर मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूँगी स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या बचेगा, दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया आपने इक्वेशन थर्ड को फिफ्थ से, ठीक है स्टूडेंट। तो जब मैंने इक्वेशन थर्ड को फिफ्थ से सब्ट्रैक्ट किया, तो फिफ्थ मैंने ऊपर लिखी, थर्ड मैंने नीचे लिखी स्टूडेंट्स, क्योंकि वी आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फिफ्थ, ठीक है स्टूडेंट। तो सब्ट्रैक्शन इज़ वेरी इजी, वो आप कर सकते हो खुद भी, ये आपको दिखा दिया मैंने करके यहाँ पे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम फिफ्थ, जब मैंने सब्ट्रैक्शन करनी है स्टूडेंट्स, तो मैंने फिफ्थ ऊपर लिखी, थर्ड नीचे लिखी इक्वेशन। सब्ट्रैक्शन करती बार साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, वो आपको पता ही है। कैंसिल हो गए जो टर्म्स, उनको कैंसिल करना है, ठीक है। ये सारी कैंसिल हो गई। आपके पास ये जो माइनस में आ रहा है C2H4, क्योंकि ये इस साइड माइनस में आ रहा है, तो मैं इसको इस साइड ले जाऊंगी प्लस में, ठीक है। बाकी ये ऐसा रहा, 2 कार्बन प्लस में है, 2 वाटर हाइड्रोजन भी प्लस में है, ठीक है। तो आपके पास ये देखो, ये इक्वेशन क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही चाहिए थी आपको। इफ़ यू कैन सी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन C2H4। तो अब ये सर डेल्टा एच कितना आया, 52.3 किलो जूल पर मोल। आपने क्या किया, ये चेंज हो गया तो प्लस माइनस हो गया, माइनस साइन आ गया प्लस का, 52.3। इसका मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन कितना है, 52.3। इतनी हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो ये हीट एब्जॉर्ब होगी जब बनेगा एथिलीन का एक मॉलिक्यूल। तो आप देख लो, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो आपने निकाल दिया, आंसर इज 52.3 प्लस में। स्टूडेंट कई बार डेल्टा एच निकालने को आता है, साथ में कई बार डेल्टा यू भी आ जाता है, स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज। तो सबसे पहले उसके लिए क्या निकालना है आपने, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, ठीक है। डेल्टा एच एफ या डेल्टा एच नॉट, जो भी आपने निकाला उससे आपने निकालना है। एच नॉट निकाल दिया है, डेल्टा यू नॉट आपने निकालना है। दिस डेल्टा एन जी क्या होता है, दिस इज चेंज इन द नंबर ऑफ गैशियस, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जितने भी आपके मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के, उनको आपस में माइनस करना है। लेकिन कंडीशन क्या है, सिर्फ गैशियस लेने हैं इसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी इक्वेशन को देखती हूँ मैं, तो इसमें क्या आएगा आपके पास, डेल्टा एन जी की वैल्यू, प्रोडक्ट हैं 2 और 2 4, और रिएक्टेंट कितने हैं 3 और 1 4, दो सारे गैसेज में हैं ये, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी 4 है, रिएक्टेंट भी 4 है, इसका मतलब डेल्टा एन जी कितना हो गया, 0। ऐसे ही कई केसेस में आप देखोगे देयर इज वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी, ठीक है। वो हो गया डेल्टा एन जी। आर आपके पास गैस कांस्टेंट होता है, दैट इज 8.314, और टी इज टेम्परेचर जो भी आपको दिया है, जिस टेम्परेचर पे आपने डेल्टा यू नॉट निकालना है। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप कि आपने जो पीछे न्यूमेरिकल दिए थे मैंने, वो आपने किए होंगे स्टूडेंट्स। शायद थोड़े दिनों में कॉलेज शुरू हो जाएंगे, तो प्लीज़ अपनी असाइनमेंट्स आप लोगों ने रेडी रखनी है, ठीक है। मैं रिपीट नहीं करूँगी, जो मैंने एक बार पढ़ा दिया है वो मैं रिपीट नहीं करूँगी। बस ये है कि हम अगर सिलेबस हमारा हो जाएगा तो मैं आपके टेस्ट लेती रहूँगी, ठीक है। तो अब आपको जो न्यूमेरिकल दिए जा रहे हैं उनको भी आपने सॉल्व कर लेना है। थैंक यू।